नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। इससे पहले जो हमने स्टार्ट किया था भौतिक प्रदेश को, वो भी हमने एमसीक्यू के साथ उसको समाप्त किया था, तो वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले जानते हैं कि अरावली का परिचय। अरावली न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम एवं अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। कि अरावली जो है वो ना केवल भारत की बल्कि विश्व की क्या है अवशिष्ट पर्वतमाला इसको माना जाता है। देखिएगा आगे, इसका उद्भव जो हुआ था वो भूगर्भिक इतिहास के प्री कैरिबियन युग में हुआ था। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो उद्भव हुआ था वो किस युग में हुआ था, वो हुआ था प्री कैरिबियन युग में। आगे देखिएगा, राजस्थान के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यह पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की दिशा में एक तिरछी रेखा की तरह फैली हुई है। तो आपसे ये पूछे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है वो किस क्षेत्र में फैली हुई है, तो ये फैली हुई है दक्षिण पश्चिम से। देखिए, ये जो राजस्थान का जैसे नक्शा है, इस नक्शे में ये देखिए यहाँ दक्षिण दक्षिण पश्चिम से ये कहाँ पर फैली हुई है, उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ऐसे ये फैली हुई है, ये कहना चाह रहा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी यह है वो फैली हुई है। कैसे? एक तिरछी रेखा के रूप में। कैसी रेखा के रूप में? एक तिरछी रेखा के रूप में ये फैली हुई है राजस्थान के अंदर। आगे देखिए, जिस कारण स्थानीय स्तर पर इसे अडावल आडावाला पर्वत भी कहा जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आडावाला पर्वत भी कहा जाता है। तो ये था सामान्य परिचय किसके बारे में, अरावली पर्वत माला के बारे में। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये किस युग की है और इसके अंदर राजस्थान में किस दिशा में ये फैली हुई है और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ये तीन बातें यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे, देखिए अब पढ़ते हैं प्रमुख विस्तार एवं क्षेत्र। यानी अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस जिलों में है, कहाँ पर इसकी कितनी ऊंचाई है, इन सभी को डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर कि अरावली का विस्तार कैसा है। तो अरावली का मुख्यतः जो फैलाव है वो राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में देखा जा सकता है। कि जो अरावली पर्वतमाला है इसका विस्तार राजस्थान में कहाँ कहाँ है ये यहाँ पर बताया गया है। तो कहाँ है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और ब्यावर में। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर में। कोटपुतली, बहरोड, खैरातल, तिजारा और सैलूम्बर में। तो नक्शे में थोड़ा समझने का प्रयास हम करते हैं इसको। देखिए, जैसे ये देखिएगा, राजस्थान का जो ये नक्शा है, मैं जैसे ये नक्शा मान लेते हैं राजस्थान का, ठीक है। अब देखिए, ये अरावली पर्वतमाला है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या? झुंझुनू से। कहाँ से होता है? झुंझुनू से सीकर, सीकर से देखिएगा अलवर, ठीक है, अलवर, अलवर से खैरातल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर दौसा और यहाँ पर जयपुर। तो ये तो क्या है, ये जो जिले आते हैं ये आते हैं उत्तरी अरावली के अंदर। किसमें आते हैं? उत्तरी जो अरावली है उसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और खैरातल, तिजारा। ये जो जिले आते हैं वो आते हैं उत्तरी अरावली के अंदर। अब बढ़ते हैं मध्य अरावली। तो अरावली तो है, आपको पता है कि अरावली जो है उसको तीन भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये तो है उत्तरी अरावली के जिले। अब पढ़ते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली के अंदर जो ब्यावर है और जो अजमेर है और उत्तरी जो राजस्थान राजसमंद है, उत्तरी राजसमंद है, ये तीन जो जिले आते हैं ये किसमें आते हैं? मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये मध्य अरावली होगी और यहाँ पर जो है दक्षिणी अरावली आती है। ये क्या है? अरावली का दक्षिणतम भाग है। दक्षिणतम अरावली के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर क्या आता है? सिरोही आता है, ठीक है। सिरोही के अलावा यहाँ पर देखिएगा सैलूम्बर आता है। क्या आता है? सैलूम्बर, यहाँ पर सैलूम्बर पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उदयपुर पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ नीचे यहाँ जो है क्या पड़ता है? बांसवाड़ा। यहाँ पर क्या पड़ता है? डूंगरपुर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ चित्तौड़गढ़ पड़ता है और यहाँ पर प्रतापगढ़ पड़ता है। तो
तो इन जिलों के अंदर क्या है, दक्षिणी अरावली फैली हुई है। तो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जो उत्तरी अरावली है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, मध्य अरावली कहाँ फैली हुई है, दक्षिणी अरावली कहाँ फैली हुई है। ये जिले आपको डायग्राम्स मैं स्पेशली डायग्राम आपके लिए बनाकर लेके आया हूँ, उसमें हम अगली स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का यह प्रयास किया है। अब देखते हैं इसके अतिरिक्त इसके प्रभाव और शाखा के आधार पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये जिले भी किस में आते हैं, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आते हैं, जो मैंने पहले ही आपको इस डायग्राम के अंदर समझाने का प्रयास किया है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मैप के माध्यम से। देखिएगा इसमें मैप कैसे, मैप से देखते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये है मैप। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। देखिएगा ये है ऊंचाई के आधार पर अरावली का वर्गीकरण। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं उत्तरी अरावली को, कि उत्तरी अरावली के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं और कहां से ये स्टार्ट होती है। देखिए उत्तरी अरावली के अंदर देखिए ये जो झुंझुनू है, उसके बाद सीकर है, उसके बाद देखिएगा जयपुर है, दौसा है, अलवर है, कोटपुतली बहरोड है, खैरातल तिजारा है। ये जो जिले आते हैं ये किस में आते हैं, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिए ये जो ब्यावर है, ब्यावर के बाद अजमेर है, और इसी के अंतर्गत ये उत्तरी जो राजमंद है वो भी किस में आता है, किस में आता है, मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। अब देखिए दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली के अंदर सिरोही आता है, उदयपुर आता है, सैलूम्बर आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, भीलवाड़ा आता है। ये जो जिले आते हैं वो किस में आते हैं, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आते हैं। ये आपको सभी को पहले भी मालूम होगा। अगर नक्शे से आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं, आराम से आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएंगे कि मध्य अरावली कौन सी है, दक्षिणी अरावली कौन सी है, उत्तरी अरावली कौन सी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, वो भी हम यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए तो ये देखिए सबसे पहले देखिए उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 450 किलोमीटर। यानी जो उत्तरी अरावली का जो भाग है, इस उत्तरी अरावली की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 450 किलोमीटर है। यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है उत्तरी अरावली, यानी जो ये भाग है, इस भाग के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर फाइलाइट और क्वार्टर जाइंट, फाइलाइट और क्वार्टर जाइंट जो चट्टानें पाई जाती है वो उत्तरी अरावली के अंदर पाई जाती है। तो इन चट्टानों को आप अच्छी प्रकार से ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए सर्वोच्च चोटी, अब देखिएगा यहाँ पर जो उत्तरी अरावली है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पुटअप होता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ है कहाँ पर, सीकर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, उत्तरी अरावली की। जो रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो कहाँ पर है, सीकर के अंदर। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया उत्तरी अरावली के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मध्य अरावली के बारे में। तो देखिए मध्य अरावली, मध्य अरावली में क्या है, मध्य अरावली जो है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, वो है 700 मीटर। तो ये जो मध्य अरावली है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 700 मीटर है। कितनी है, 700 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर चट्टानें देखिए कौन कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, और यहाँ पर क्वार्टर जाइंट। यहाँ पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, कौन कौन सी, ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टर जाइंट। ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टर जाइंट 3 प्रकार की चट्टानें मध्य अरावली के अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए गोराम जी, कौन सी है, गोराम जी। गोराम जी जो है ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो पड़ती कहाँ है, ब्यावर में। और इसकी ऊंचाई, टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, 933.72 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। कितनी है, 93372। ये क्या है, मध्य अरावली की कुल क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए दक्षिणी अरावली पढ़ते हैं। दक्षिणी अरावली में क्या आता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जिले मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिए हैं। इसकी जो ऊंचाई आती है वो कितनी है, 1000 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 1000 मीटर उत्तरी अरावली की ऊंचाई है, सॉरी दक्षिणी अरावली की। यहाँ पर चट्टानें देखिएगा, ग्रेनाइट और रायोलाइट नाम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सर्वोच्च उच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ठीक है, तो ये है
दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ कुछ ट्रिक भी लिख रखी है इसमें कि गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। दूसरी ट्रिक लिखी है मैंने कि जे ऋषि छप्पन झाड़ का डोरा कमल के माकड़ में सजा। तो ये जो ट्रिक दोस्तों है, मैंने हर जो जितनी भी आपकी चोटियां हैं, लगभग 50 जो चोटियां हैं, उनको मैंने इन्हीं प्रकार की ट्रिक से एक स्पेशल क्लास बना के डाल रखी है यूट्यूब पे। वो देखेगा, 7 या 8 मिनट की क्लास है। उसमें टोटल जो चोटियां हैं, 50 या 60 जो चोटियां हैं क्रम वाइज, वो भी किसमें 1 से लेकर 50 तक क्रम वाइज मैंने वहां पर पढ़ा रखा है। तो वो ट्रिक वहां पर जाकर जरूर देखेगा। तो मैंने यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने वो यहाँ पर ट्रिक नहीं लेके आया हूँ, अलग से उसकी क्लास बना के डाल रखी है। तो वो आप वहां देखना ना भूलेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अगली स्लाइड देखिएगा। अब देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से इसका विस्तार मुख्य रूप से 4 संभागों में है। तो कौन कौन से संभाग में है? उत्तरी जो अरावली है, सॉरी जो अरावली है, वो कौन कौन से संभाग में फैले हुए है? तो देखिए, जोधपुर संभाग में, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग। तो 4 संभागों के अंदर अरावली का है वो विस्तार है। कौन कौन से? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में और उदयपुर संभाग में ये फैली हुई है। अब देखिए, मध्य अरावली प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषता पढ़ते हैं कि जो मध्य अरावली है उसकी हम विशेषता पर को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वही जो बात मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर दी है इसमें मैप में। अब तो यहाँ फर्स्टली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, प्राचीनतम है वह जनसंख्या की, प्राचीनतम एवं जनसंख्या की, यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम भौतिक खंड है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का, सॉरी अरावली का सबसे प्राचीनतम खंड कौन सा है, तो वो है मध्य अरावली। अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों वो है मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो है 9% है, और यहाँ पर जनसंख्या जो निवास करती है वो कितनी करती है? 10% करती है। आगे देखिए, इससे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो यानी ये मध्य जो अरावली है वो सबसे कम घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अब देखिए, प्राकृतिक संपदा, अरावली राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। तो अरावली है, वहां पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक वनाच्छादित वाली जो क्षेत्र है वो कौन से है? मध्य अरावली है। यहाँ वन्य जीव की प्रचुरता के कारण सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस अरावली के क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक वन्य जीव पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं किसमें? मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर भौगोलिक विभाजन, यह श्रृंखला राजस्थान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है और राज्य के मध्य भाग में स्थित है। तो ये मैंने पहले ही मैप में क्लियर कर दिया था कि ये 2 भागों में विभाजित करती है और ये मध्य भाग के अंदर स्थित है। ये मैंने पहले ही आपके सामने बता दिया था मैप के माध्यम से। अब देखिए आगे देखते हैं थोड़ा, वो भाग कौन कौन से। अब देखिए, परिवहन पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 48 है, जो पुराना नाम इसका क्या था? NH8, कि जो मध्य अरावली है उससे कौन सा राजमार्ग गुजरता है? NH है, वो 48 गुजरता है। अगर आपसे पुराना नाम इसका पूछे तो इसका पुराना नाम है वो क्या है? NH8 है। कितना है? NH8 इसका पुराना नाम है। तो मध्य अरावली से नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है? 48। इसका पुराना नाम क्या था? 8। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब देखिए, जनजातियां, जनजातियों का आश्रय, मध्य अरावली के अंदर कौन कौन सी जनजातियां रहती है? इसे जनजातियों का शरण स्थली कहा जाता है। जनजातियों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? मध्य अरावली को कहा जाता है। देखिए, विशेषकर यहाँ पर सांसी और कथोड़ी को छोड़कर यहाँ की प्रमुख कृषि पद्धति निम्नलिखित में से है। ठीक है, सभी जनजातियां पाई जाती है। इसके अलावा वालरा, वालरा कृषि क्या होती है? देखिए, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरित या जूमिंग जो कृषि होती है उसी ही को वालरा कहते हैं। यानी दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासियों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? वालरा कृषि या जूमिंग कृषि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चिमाता, भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढलानों पर वनों को जलाकर की जाने वाली जो कृषि होती है उसे चिमाता कहते हैं। चिमाता किसे कहते हैं? जो पहाड़ी ढलान होते हैं और उन पहाड़ी ढलानों के ऊपर जो वृक्ष लगे होते हैं उन
वृक्षों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? चिमाता कृषि कहते हैं। और चिमाता कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो वो भील जनजाति के द्वारा की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, दजिया। दजिया क्या है? भील और डामोर जनजाति के द्वारा मैदानी भागों में वनों को साफ करके की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। तो भील और डामोर जनजाति के द्वारा जो मैदानी भाग है उनको, उनमें जो वन है उनको जलाकर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। चिमाता किसे कहते हैं? जो पर्वतीय ढाल है और पर्वतीय ढालों के ऊपर जो वृक्ष लगे होते हैं उनको जलाकर जो कृषि की जाती है उसे वालरा या झूमिंग कृषि कहते हैं। तो सॉरी, चिमाता कृषि कहते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये सांख्यिकी आंकड़ों एवं भूगोल विवरण और माप। कुल क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है? 9%। और यह जनसंख्या कितनी रहती है? 10% जनसंख्या रहती है। ये पहले डिस्कशन कर लिया था। औसत वर्षा, यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? 50 से 90 सेमी यहाँ पर वर्षा होती है। जलवायु जो यहाँ पर पाई जाती है वो उपादल जलवायु BSHW जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी जो पाई जाती है मध्य अरावली में वो लाल लोमी मिट्टी और भूरी लाल मिट्टी या इंसेप्टी सोल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। तो मिट्टियों के संबंध में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर लाल लोमी भूरी और इंसेप्टी सोल मृदा जो पाई जाती है वो मध्य अरावली के अंदर पाई जाती है। और ये किस जलवायु प्रदेश में आता है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में, यानी BSHW के अंतर्गत ये आता है। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है, आप सभी को पता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देखिएगा। या तो पूछा है मिट्टी मध्य अरावली के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है, कितनी वर्षा होती है, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, या क्षेत्रफल कितना है, इन सभी पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए, वनस्पति मिश्रण पर्णपति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपति वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 930 मीटर है। कितनी औसत ऊंचाई? औसत ऊंचाई पूछा है कितनी है? 930 मीटर है। प्रमुख फसलें यहाँ पर मक्का और ज्वार बोए जाते हैं। भूवैज्ञानिक अवशेषों को प्राचीन या गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका हिस्सा है ये? गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य अरावली। ये बात आप ध्यान में रखना। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं अरावली की विभिन्न नाम व उपनाम। अरावली के विभिन्न नाम और उसके जो उपनाम है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अरावली को विभिन्न स्थानों पर विद्यमान द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत का अल्पेशियन, इसका प्राचीन और संरचना के कारण इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। तो यहाँ पर इसे अपलेशियन पर्वत भी कहा जाता है। भारत का अपलेशियन पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखिएगा, इसको क्या कहते हैं? अडावली भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अडावली। अडावली बूंदी जिले में इसका नाम क्या है? अडावली है। अडावली के कहाँ पर कहते हैं इसको? बूंदी जिले में अडावली कहते हैं। अबू गुलाब सिरोही में क्या कहते हैं? इसे अबू गुलाब कहते हैं। आडा वाटा, आडा वाटा उदयपुर में स्थानीय नाम इसका क्या है? आडा वाटा है। डोसी की पहाड़ी हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसे यहाँ पर डोसी की पहाड़ी कहते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में भूगोल वेता टोलमी ने उसे एपोकोपी मोन्टे एवं ड्यूरोम जैसे नामों से संबोधित किया। किसने? भूगोल वेता थे जिसका नाम क्या था? टोलमी। टोलमी ने इसे क्या कहा? एपोकोपी मोन्टे एवं ड्यूरोम जैसे नामों से इसे संबोधित किया। ठीक है, ये थोड़ी देखने वाली बात है, आप देख लेना। आगे देखिएगा, विस्तार एवं भौगोलिक स्थिति। कुल लंबाई गुजरात से लेकर पालनपुर से दिल्ली की रायसीन की पहाड़ियां जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान, अब देखिए क्या कर रहे हैं कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है। और दिल्ली की जो रायसीन की पहाड़ियां हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो रायसीन की पहाड़ियों पर के ऊपर स्थित है किसका? राष्ट्रपति भवन। अब देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान में अरावली की कितनी लंबाई है। आगे देखिए, राजस्थान में विस्तार सिरोही के खेड़ बर्मा से झुंझुनू के खेतड़ी तक इसकी लंबाई। अब राजस्थान में पूछे तो ये कहाँ पर? सिरोही का जो खेड़ बर्मा है उससे लेकर
झुंझुनू की जो खेतड़ी जिला है वहां तक इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान में इसकी कुल लंबाई दे रखी है आगे 550 किलोमीटर है। ठीक है, जो कुल विस्तार का 80% है। देखिए प्रशासनिक फैलाव ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैली हुई है। अरावली मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहां पर ये फैली हुई है। अगर ये क्वेश्चन पीछे आया था एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका क्रम पूछा गया था कि कहां पर है और कहां फैली हुई है। तो देखिए 3 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये फैली हुई है। तो आपसे 4 मत कर देना। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, अगर आपसे केंद्र शासित पूछे तो ये दिल्ली में फैली हुई है, और आपसे स्टेट पूछे, राज्य पूछे, तो ये 3 राज्यों के अंतर्गत फैली हुई है। ठीक है, आगे देखिए आकार। आकार इसकी आकृति है वो तानपुरी, या इसकी आकृति कैसी है? तानपुरी जैसी या कर्णवर्त है। विकर्ण समान है, ऊपर से संकरी और नीचे से चौड़ी है। ऊपर से कैसी है? संकरी, और नीचे से कैसी है? चौड़ी है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए अक्षांशीय स्थिति। अरावली की अक्षांशीय स्थिति पढ़ते हैं। 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैली हुई है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैली हुई है। इसका देशांतरीय जो विस्तार है वो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 03 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैली हुई है। अरावली का क्षेत्रीय महत्वपूर्ण तथ्य विशेषता एवं खनिज। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में है। न्यूनतम जो विस्तार है अरावली का वो कहाँ है? अजमेर जिले के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है? उदयपुर में, और न्यूनतम जो विस्तार है वो कहाँ है? अजमेर के अंदर है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला सिरोही। तो अरावली की सर्वाधिक अगर आपसे ऊंचाई पूछ ले तो वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? सिरोही के अंदर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला जयपुर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही है जो 1722 मीटर ऊंची है। अब देखिए आगे, सबसे नीचे बिंदु पुष्कर घाटी है। अब अरावली का सबसे जो नीचा बिंदु है वो कौन सा है? पुष्कर घाटी है, और पुष्कर घाटी है कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? अरावली पर सबसे ऊंचा शहर है वो माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जहां पर 150 सेमी वर्षा होती है। ठीक है, भूगर्भिक। अब देखिएगा भूगर्भिक संरचना और चट्टानें। खोज एवं वर्णन। एम एस हेरोन ने 1923 में अरावली की प्री कैरिबियन युग की चट्टानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। कब? 1923 में। किसने किया था? ए एम हेरोन ने 1923 में अरावली की जो प्री कैरिबियन युग है उसका चट्टानों का वैज्ञानिक जो विवरण दिया था वो किसने दिया था? ए एम हेरोन ने दिया था। कब दिया था? 1923 में। प्रमुख चट्टान समूह अरावली की मुख्य रूप से देहली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप चट्टानें बनी हुई है। क्या कह रहा है कि अरावली मुख्य रूप से देहली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए खनिज संपन्नता की अरावली के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उन पर हमें यहाँ डिस्कशन करना है। तो देखिए कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। इसमें धारवाड़ क्रम की अगण्य चट्टानें मिलती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली है उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो यहाँ पर अगण्य चट्टानें पाई जाती है। तो अगण्य चट्टानें होती क्या है दोस्तों? क्या होती है अगण्य चट्टानें? जैसे देखिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी के से जो लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद इस लावे से ये जो लावा है वो पृथ्वी पर जम जाता है, और इस जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? अगण्य चट्टान कहते हैं। अब देखिए ग्रेनाइट। आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रेनाइट है वो कहाँ पर मिलता है? क्या पृथ्वी के अंदर बनता है ग्रेनाइट, या बाहर बनता है, या अंदर बनता है? तो ग्रेनाइट जो है वो क्या होता है, यहाँ से जैसे ज्वाला उठता है और ये ज्वाला इस पृथ्वी के नीचे इस भूगर्भ के अंदर ही जब ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर है वो ग्रेनाइट चट्टानें निर्माण होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अरावली की विविध विविध नाम और उसके उपनाम, प्राचीन नाम। इसे विष्णु पुराण में परिपात्र कहा जाता है। विष्णु पुराण में इसे क्या कहा जाता है? परिपात्र कहा जाता है। अबुल फजल ने इसे ऊंट की गर्दन कहा था। तो अबुल फजल ने अरावली को क्या नाम दिया था? ऊंट की गर्दन नाम दिया था। आगे देखिए कर्नल जेम्स टोड ने
कर्नल जेम्स टोड जो है इसे अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस देवताओं का पर्वत कहा। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? हिंदू ओलंपस व देवताओं का पर्वत कहा। ठीक है, आगे देखिए। सुरक्षा दीवार। सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार क्यों कहते हैं इसे? टोड ने इसे राजपूताना की सुरक्षा दीवार कहा। तो राजपूताना की शिक्षा सुरक्षा दीवार है वो किसने कहा था? टोड ने इसको कहा था। उद्गम स्थल, अरावली का मूल जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है अरब सागर से। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि अरावली का जो मूल उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है अरब सागर से। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से, यानी अरब सागर में लक्षद्वीप के अंदर जो मिनिकॉय द्वीप है वहां से इसका मूल उद्गम होता है। इसलिए इसे अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसीलिए अरावली का क्या कहा जाता है? इसे अरावली का पिता कहा जाता है। देखिए अरावली का महत्व, सकारात्मक पक्ष। मरुस्थलीकरण पर रोक, यह थार के मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने को रोकती है। अरावली जो है वो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको पूर्व दिशा में फैलने से क्या करती है? रोकती है। तो ये इसकी एक सुरक्षा का कारण है। नदियों का उद्गम, दूसरा कारण क्या है महत्वपूर्ण का? नदियों का उद्गम। राजस्थान की जो अधिकांश बारहमासी और जो प्रमुख नदियां हैं उनका उद्गम भी कहां से होता है? अरावली से होता है। आगे देखो, जल विभाजक। देखिए जल विभाजक ये भारत की महान जल विभाजक रेखा है जो सिंधु नदी घाटी व यमुना नदी का जो तंत्र है उसके पानी को अलग करती है। ठीक है, जल विभाजक का क्या अर्थ है कि ये भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है। ठीक है, कौन? अरावली, जो सिंधु नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र के पानी को अलग करती है। यानी सिंधु नदी का जो पानी है या गंगा नदी का जो पानी है उसको क्या करती है? अलग करती है। इसीलिए ये जल विभाजक का कार्य भी करती है। जैव विविधता, यह राज्य के सबसे संघन वनस्पति वाला क्षेत्र है जहाँ सालर, सागवान और चंदन के वृक्ष है वो मिलते हैं। पर्यटन, नक्की झील, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ जैसे स्थल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष टिप, अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से कि अरावली की जो चौड़ाई है वो किस क्षेत्र में बढ़ती है? तो अरावली की जो चौड़ाई है दोस्तों वो कहाँ से बढ़ती है? उत्तर पूर्व से। यानी जो ये भाग है इस उत्तर पूर्व से लेकर ये कहाँ पर बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम की ओर। ऐसे इसकी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ती है। तो ये देखिएगा अरावली की चोटियां, ये अरावली की प्रमुख चोटियां हैं जो मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखी है। वो भी कहाँ पर? मैंने यही तो कहा था कि ये जो चोटियां हैं, ये देखिएगा यहाँ पर जो प्रमुख जो चोटियां यहाँ पर है, इन चोटियों को मैंने ट्रिक के माध्यम से, जो टोटल जो चोटियां हैं उनको एक ट्रिक में, और वो भी कैसे? क्रम वाइज, बिल्कुल क्रम वाइज मैंने उसको ट्रिक में पढ़कर आपको याद किया है। किसके साथ? वो भी इनकी ऊंचाई के साथ। यहाँ पर इसी डायग्राम को वहां पर भी प्रयोग किया गया है, उस क्लास में भी। देखिए मैंने जो उदयपुर के अंदर जितनी भी चोटियां हैं उसको एक एक जगह पर लिखा है। ठीक है, और इसी एक जगह पर ही सभी चोटियों को, उदयपुर की जो चोटियां हैं, जालोर की जो चोटियां हैं, इन सभी चोटियों को एक ट्रिक के अंदर पिरोया है, वो भी क्रम वाइज। तो वो भी क्लास आप देखना ना भूले। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर टोटल एलडीसी और जो लैब असिस्टेंट का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।